आप ले लीजिएगा उसमें, क्योंकि क्या किया गया है उसमें, एक तो कलरफुल उसके पेजेस हैं, ठीक है, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, किस पेपर से रिलेटेड है, क्या इसके जो है, ठीक है, क्यों ये, इसके क्या प्रभाव हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई है। तो थोड़ा सा दुकान जा करके शॉप में जब बुक खरीदी जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 पेज पे पढ़ के देखे जाते हैं। जब भी कोई किताब खरीदो तो उसके 1-2 पेज हमेशा पढ़ के देखे जाते हैं कि कैसा क्या है इसमें। अभी तो मैं शेखर बंदोपाध्याय के लिए आया था मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने पढ़ के नहीं देखी, बस तो मैंने नाम सुना था, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, और मैं लेकर मैं चला आया, और उसके बाद जब उसको पहले दिन पढ़ी, वो मेरा लास्ट था, इतनी टफ लैंग्वेज थी उसकी, तो उस दिन से वो रखी वैसे ही, एक ही बार मैंने उसको खोला 3-4 पेज पढ़े थे, फिर मैं समझ गया कि ये जो है टिपिकल लैंग्वेज, और वही अगर मैंने दुकान में पढ़ लिया हो तो 15-20 मिनट तो लेते नहीं उसको, तो इसलिए बुक को हमें थोड़ा सा पढ़ के देखो। हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की। जैसा कि हम लोगों को पता है जो वेस्टर्न घाट है ये हमारे जो अरेबियन सी है उससे उसके पैरेलल चलता है, यानी अगर मैं कह दूं कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसके पैरेलल चल रहा है क्या, वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक नदी का मुहाना है, कौन सी नदी है, ताप्ती, ठीक है, ये है आपका ताप्ती नदी का मुहाना। अगर बात किया जाए कि वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बस इसी ताप्ती नदी मुहाने के पास से ही वेस्टर्न घाट शुरुआत होती है, वेस्टर्न घाट की, और कहाँ तक जाएगा ये, वेस्टर्न घाट मुहाने से इसकी शुरुआत होती है और ये कन्याकुमारी तक कुछ इस तरीके से आपको स्थित मिलेगा। ठीक है, जो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये कोस्टल प्लेन है ना, ये वाला हिस्सा, इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल जा रहा है वो नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ में कहाँ से स्टार्ट हुआ, ताप्ती नदी मुहाने से लेकर के, और यहाँ पर है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ताप्ती नदी मुहाने से लेकर के और वेस्टर्न वो कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल से क्रम से दिख रहा है, फिर यहाँ पर ये अलग अलग इसकी रेंजेस दिख रही हैं। यहीं पर आपका इस जगह पर मैंने कल आपको बताया था, एक है नीलगिरी घाट, क्या है, नीलगिरी घाट। इस नीलगिरी घाट में ही यहाँ से आ रहा है वेस्टर्न घाट, और क्या हो रहा है, ले जा रहा है, ठीक है। यही नीलगिरी घाट से ही ये वाली रेंज निकल रही है, अभी बताऊंगा मैं सारी रेंजों को क्या क्या कहते हैं। साथ ही साथ इसी नीलगिरी घाट से कुछ इस तरीके से एक रेंज ऐसे बढ़ी हुई है, जो कि तमिलनाडु में ही पूरा उसका विस्तार है, मात्र 300 किलोमीटर की रेंज है, और तब यहीं से निकल रही है, तमिलनाडु से तमिलनाडु तक ही है वो केवल, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के और इस जगह तक ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वेस्टर्न घाट है, इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। हिमाद्री किसको बोलते हैं, हिमाद्री किसे बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर की वाली पार्ट से लेके यहाँ क्रेटर हिमालय, ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर के और रामचा बरुआ तक जो ग्रेटर हिमालय, उसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री। और सह्याद्री किसको कह रहे हैं, पश्चिमी घाट का हिस्सा, पश्चिमी घाट का मैं कहूँ उत्तरी भाग, ये पश्चिमी घाट पूरी रेंज है, इसका जो उत्तरी भाग यानी कि महाराष्ट्र से लेकर के और ये आपका जो नीलगिरी घाट तक का जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। क्लियर है, तो पूरा पश्चिमी घाट है, इतने हिस्से को हम क्या बोलेंगे, सह्याद्री। उसके बाद देखिए यहाँ तक मान के चलिए ये है महाराष्ट्र, ये वाला हिस्सा आपका हो गया इतना गोवा, और ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, कर्नाटक, ठीक है। तमिलनाडु आपको दिख रहा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, ठीक है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में ये वाला जो हिस्सा है, ये है पूरा केरल का, पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित है क्या, केरल, और पश्चिमी घाट के पूर्व में से तमिलनाडु, मतलब कि मैं कहूँ कि ये वाला जो हिस्सा है, ये बिल्कुल केरल और तमिलनाडु के बिल्कुल सीमा का निर्धारण कर रहा है। पश्चिमी घाट से आप जाएंगे इन दोनों से होकर के इधर वेस्टर्न की ओर, पश्चिम की ओर, तो आपको केरल मिलेगा, और इस साइड चले जाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, तमिलनाडु, ये वाला हिस्सा तमिलनाडु का है, ये हिस्सा केरल का, ये हो गया आपका कर्नाटक, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है। अब ये जो नीलगिरी घाट है,
ये बिल्कुल प्राय जंक्शन पर स्थित है जहां पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमाएं आपस में साझा हो रही है। अब देखिए हम लोग कि ये यहाँ से यहाँ तक है पूरा सहाद्री। इस सहाद्री के बीचों बीच से लगभग यहाँ से एक जो लैटिट्यूड लाइन गुजरती है, कौन सी, 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश देखा भाई, यहाँ से 23.5 डिग्री गुजर रही है ना, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो इसके बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ तक का जो सहाद्री है, तो उसके बिल्कुल बीचों बीच से एक निकल रही है एक जो लैटिट्यूड लाइन, कौन सी, 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। उसको हमने एक क्या मान लिया, एक निर्धारक रेखा मान ली, और वो बिल्कुल गोवा से गुजर रही है, ठीक है। और इसी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ने क्या किया है, इस सहाद्री को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो इस 16 डिग्री नॉर्थ के ऊपर का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सहाद्री है, इसको हमने क्या बोल दिया, नॉर्थ सहाद्री यानी उत्तरी सहाद्री, और इधर से लेकर के इधर तक का जो सहाद्री है, इसको हमें क्या बोल देंगे, दक्षिणी सहाद्री। तो दिक्कत है तो सहाद्री पूरा, लेकिन आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिणी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से सहाद्री दो भागों में बटा, उत्तरी सहाद्री, दक्षिणी सहाद्री, क्लियर। अब इस उत्तरी सहाद्री में यहाँ पर एक पीक है, एक पूरी रेंज है, इस रेंज में एक पीक है। माउंट एवरेस्ट देखिए पूरी एक रेंज है, वो माउंट एवरेस्ट करो, हिमालय में बीच में पीक्स है ना, जैसे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी एक्सेट्रा, वैसे ही इस पूरी रेंज में एक पीक है, और इस पीक का क्या नाम है, जिसे हम उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं, कलसुबाई, ठीक है। आप लोग भी पढ़ चुके हैं ना, साफ है क्या, बिल्कुल, कभी रिवाइज नहीं किया उसके बाद, ठीक है। तो उत्तरी सहाद्री सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई कहाँ से था, महाराष्ट्र में, ठीक है। हाइट की अगर बात कर लें हम लोग 1646 मीटर, क्लियर। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर कुछ चोटियाँ और, जैसे कि एक चोटी है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं त्र्यंबकेश्वर की चोटी, त्र्यंबकेश्वर जो चोटी है मैंने बताया था, इसी से गोदावरी नदी निकल रही है, और इस त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी पर ज्योतिर्लिंग कौन सा स्थित है, त्र्यंबकेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव, जहाँ पर वो काल सर्पदोष की पूजा वगैरह करवाई जाती है ना, सांप वगैरह चढ़ाया जाता है, ठीक है, सोने का। तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, उसी तरीके से इसी महाराष्ट्र में ही क्षेत्र में ही एक और पीक है इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं महाबलेश्वर पहाड़ी, ठीक है। और इस महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है, कृष्णा, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ होंगी जो पश्चिमी घाट में स्थित हैं, कहाँ पर, उत्तरी सहाद्री में, महाराष्ट्र के अंतर्गत, क्लियर है, ठीक। चलिए अब देखिए इसी में 2 दर्रे स्थित हैं, 2 पासेस, 2 इंपॉर्टेंट पासेस आपको ध्यान रखने हैं। पासेस तो और भी छोटे मोटे, 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं। कौन पास, समझ रही हो ना अनुराधा, दर्रे, 2 इंपॉर्टेंट पासेस से दर्रे हैं, जिसमें से जो ऊपर वाला पास है, दर्रा है, इसको हम कह देते हैं खाल घाट, और नीचे वाला कौन सा हो जाता है, अब यहाँ पर है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आपका मुंबई, अगर मुंबई से आपको कहाँ जाना है, नागपुर जाना है, या फिर आपको भोपाल, इंदौर, बांदा आना है, तो आप किस दर्रे से होकर के जाएंगे, आपको इस खाल घाट दर्रे से आप होकर के जाएंगे, ये बांदा, ठीक है। और अगर आपको मुंबई से आपको दक्षिण में जाना है, मतलब नासिक वगैरह साइड जाना है, तो आप कौन से पास से होकर के जाएंगे, आप किससे होकर के जाएंगे, घोड़घाट से। अगर आपको नासिक, वो आपको पुणे वगैरह जाना है, अगर आपको नासिक नागपुर साइड जाना है, तो आप ऊपर खालघाट से जाएंगे, अगर आपको पुणे साइड जाना है तो घोड़घाट से होकर जाएंगे, ठीक है। हाँ, 2 पासेस से याद रख लेना, खालघाट और घोड़घाट। अब महाराष्ट्र में अब कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, महाराष्ट्र तक का हिस्सा कवर हो गया, मतलब कि कहने की बात है उत्तरी सहाद्री तक का हिस्सा कवर। उत्तरी सहाद्री की सबसे हाईएस्ट पीक हमने जान ली कलसुबाई, 2 अन्य मुख्य पहाड़ियाँ महाबलेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, ये हो गई 2 फेमस पासेस खालघाट। यहाँ तक का काम हो गया। अब हम देखें इसी उत्तरी सहाद्री में जो गोवा वाला हिस्सा है, इस गोवा में एक इसी गोवा वाले हिस्से, मतलब यहाँ से पश्चिमी घाट से एक नदी फ्लो हो रही है, निकल रही है, जो कि कहाँ की ओर बह रही है, पश्चिम साइड,
और जाकर के अरब सागर में गिर जाएगी। ठीक है, ये इस नदी का नाम क्या है? मांडवी। गोवा शहर इसी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो मतलब जो गोवा स्टेट का जो मेन शहर है। ठीक है, तो कौन से रिवर के साइड में बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे। और जब ये मांडवी नदी देख रहे हैं, ये जब इस पहाड़ से नीचे गिर रही है, पहाड़ से पश्चिमी घाट से फ्लो निकली ना, तो अब उसको वो नीचे आएगी वो तेजी से। तो अब मान लो चट्टानी है पूरा, तो अब ऐसा तो नहीं कि नदी ऐसे बिल्कुल सरकती हुई आएगी। हो सकता है कहीं पर चट्टान आगे निकली हुई हो, तो नदी ऐसे आएगी और भड़ाक से गिरेगी। उसी को हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल। ठीक है, तो यहीं पर एक वाटरफॉल बना हुआ है, ये जहाँ से नदी बिल्कुल उतर रही है। ठीक है, इस वाटरफॉल का क्या नाम है? क्या भाई, बाहर है क्या? अंदर इधर नहीं गिरा है? लड़के हैं यार, तो क्लास में कोई है नहीं, तो जो है ठीक है। तो वाटरफॉल कौन सा हो गया? दूसरा। कौन सी रिवर पर है? मांडवी नदी पर। कौन से पर्वत पर? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, अब गोवा का जो दक्षिण सागरीय वाला हिस्सा है, उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें नहीं देखनी। अब हम आते हैं कर्नाटक वाले हिस्से में। ठीक है, दक्षिण समुद्री का हिस्सा जो कि कर्नाटक राज्य में जिसका विस्तार है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिससे एक नदी निकलती है, कावेरी। कौन सी पहाड़ी? बद्रीनाथ। वाह, कुद्रेमुख। कौन सी पहाड़ी है जिससे कावेरी नदी निकलती है? कौन सी पहाड़ी है विनोद? ब्रह्मगिरी। ठीक है, एक पहाड़ी है जिससे कि कावेरी नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी जिसको कहा जाता है। फिर इसी कर्नाटक वाले हिस्से में एक और पहाड़ी है ऐसे। ये कौन सी है? मल्यगिरी की पहाड़ी। मल्यगिरी? मल्यानी। ये है कुद्रेमुख। पहाड़ियाँ तो बहुत हैं, हमें तो इम्पोर्टेंट देखनी है ना। पहाड़ियाँ तो पर्वत है, पहाड़ी तो बहुत, हिमालय में असंख्य पहाड़ियाँ हैं, और सब थोड़ा पड़ता है। हम लोग 10, 12, 15 देखते हैं केवल इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो दक्षिणी सह्याद्री का कर्नाटक वाला हिस्सा, जो कि बिल्कुल नीलगिरी घाट के बिल्कुल हम क्या कहते हैं बिल्कुल नज़दीक से, वहीं पर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम है, उस पीक का नाम है कुद्रेमुख। ठीक है, और ये कुद्रेमुख है, इसकी हाइट क्या है? 1892 मीटर। और ये कुद्रेमुख है दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कलसुबाई। और इस दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कुद्रेमुख। अब ये जो पश्चिमी घाट का या मैं कुद्रेमुख का ये जो पश्चिम वाली जो ढाल है, भाई पहाड़ी है, तो पहाड़ी की एक पश्चिम ढाल होगी, पूर्व ढाल होगी। तो इस कुद्रेमुख पहाड़ी की जो पश्चिम वाली ढाल है, उस पश्चिम वाली ढाल में कुछ अन्य छोटी छोटी और पहाड़ियाँ हैं। बिल्कुल पूरा ये वाला तो पूरा क्षेत्र में कह दूँ, ये पूरा इसे पहाड़ियों से भरा हुआ है। इन्हीं पूरी पहाड़ियों को कहते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। और जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं वो किस लिए फेमस है? अपने कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा जो कुद्रेमुख पहाड़ी है, मैं कहूँ ये पूरा का पूरा हिस्सा बाबा बुदन हिल्स वाला, ये किस लिए फेमस है? कहवा के उत्पादन के लिए। साथ ही साथ मैं इसमें कहूँ तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो लोहे के क्या है और हैं अयस्क हैं, उनका भी यहाँ पे क्या कहता है माइनिंग की जाती है। तो एक तो आपसे यहाँ कुद्रेमुख में दो चीज़ें पूछ सकता है, एक तो किस खेती के लिए फेमस है, तो कॉफ़ी कहवा के लिए, और दूसरा कौन सा अयस्क यहाँ पे मिलता है, तो कौन सा अयस्क मिलता है? हेमेटाइट, जिससे इसको फिर पिघला करके और फिर मेटलर्जी के द्वारा क्या किया जाता है? आयरन बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या कारण है कि बस कॉफ़ी यही हो रही है, इस क्षेत्र में ज़्यादा कॉफ़ी हो रही है? तो मैंने आपको एक दिन बताया था बातों में कि कॉफ़ी वगैरह में कुछ फसलें हैं, हर एक फसल की अपनी अपनी विशिष्टता होती है, जो कि कुछ विशिष्ट मिट्टी में ही होती है। जैसे कपास, तो उसके लिए काली मिट्टी चाहिए। क्यों? काली मिट्टी की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करती है? नमी को सोख के रखती है काफी दिन तक। ठीक है, होता है ना, उसमें दरार भी पड़ जाती है काली मिट्टी में, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कह देते हैं। कपास इतना अधिक होता है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कह देते हैं। वैसे ही जो कॉफी है, चाय है, इनका उत्पादन होता है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, और लैटेराइट मिट्टी की वो क्या है, उसकी विशिष्टता क्या है? तो उसका निछालन हो चुका होता है। अगर तेजी के साथ पानी बरसेगा तो क्या होगा? उसका निछालन हो गया होगा, जो ऊपर जो उसमें जो आयरन वगैरह ज़्यादा है वो सब बह जाएगा। ठीक है, तो बाद में फिर क्या हो जाएगा? उसके ऊपर जो तत्व है वो बह गए। ठीक है, तो उस लाल मिट्टी के निछालन से क्या बन जाता है? लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी हमेशा जो ढालदार क्षेत्र होंगे वहीं पाई जाएगी। कभी मैदानों में लैटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाएगी। शुमान मैदानों में कभी लैटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि मैदानों में पानी बरसेगा तो भरा ही जाएगा, वो पानी तेजी के साथ नहीं बहेगा ना। लेकिन अगर पहाड़ियों में हम देखें तो पानी बहुत ही तेजी के साथ बहता है, और जब बहुत तेजी के साथ बहेगा तो क्या कर देगा? उस मिट्टी का निछालन कर देगा, यानी उसमें जो तत्व है ऊपर की उनको बहा के ले जाएगा, और वही बनती है लैटेराइट मिट्टी। इसलिए पहाड़ियों में हमेशा लैटेराइट मिट्टी मिलेगी, और इन्हीं पहाड़ी की ढालों पर ही हमेशा कॉफ़ी, चाय ऐसे फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे फसलों के लिए लैटेराइट मिट्टी चाहिए। उसमें हम इसलिए सीढ़ीनुमा खेती बना देते हैं उसको थोड़ा बीच बीच में ऐसे, ताकि पानी थोड़ा रुक करके बहे ना भाई। अगर हम डायरेक्ट पहाड़ी ऐसे होगी, पानी बहुत तेजी से पूरी पूरी मिट्टी को काट ले जाएगा। लैटेराइट मिट्टी तो छोड़ो, मिट्टी ही ना बचेगी, पूरी की पूरी मिट्टी को बहा ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया? यहाँ पर उसी पहाड़ी में इस तरीके से पहाड़ी में कुछ इस तरीके से कर दिया गया। तो अब पानी क्या है? अब पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो इसीलिए हमने क्या किया है, पहाड़ियों में हम इसे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, ताकि एक तो वहाँ पर पानी बह भी जाए, रुके भी नहीं पानी, क्योंकि ऐसी जो चाय और कॉफ़ी में रुका हुआ पानी नहीं चाहिए। पानी रुक गया तो फसल खराब हो जाएगी, जड़ें खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो पानी रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, इतना तेज बहाव ना हो कि पूरी मिट्टी ही बह जाए, इसलिए हम क्या कहते हैं? सीढ़ीनुमा खेती। ठीक है जी, चलिए। तो कुद्रेमुख एक तो अपने हेमेटाइट के लिए फेमस है, जो कि आयरन का एक अयस्क है, और दूसरा कॉफी के लिए फेमस है, कॉफी के उत्पादन के लिए फेमस है। सीसीडी है कि तो कंपनी थी ना, कैफे कॉफी डे। ठीक है, चलिए। अब यहीं पर ये जो कुद्रेमुख है, आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि जो कुद्रेमुख है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। देखिए, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र का नाम हमने दिया है बाबा बुदन हिल्स। क्या नाम दिया है? बाबा बुदन हिल्स। और ये बाबा बुदन हिल्स में ही पहाड़ी जो इन बाबा बुदन हिल्स की सबसे ऊंची पीक है, उसी को हमने नाम दे दिया कुद्रेमुख। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो भी कुद्रेमुख। बाबा बुदन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, तो भी कौन सी? कुद्रेमुख। ठीक है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, तो भी कुद्रेमुख। ये चलिए। अब बाबा बुदन जो नाम है, एक वहाबी संत हुआ करते थे बाबा बुदन, जो सबसे पहले यहाँ पर आकर के बसे और उन्होंने कॉफ़ी की खेती चालू कर दी। उन्हीं के नाम पर पूरी पहाड़ी का नाम बाबा बुदन रख दिया गया। अब ये है नीलगिरी घाट। ठीक है, नीलगिरी घाट में भी एक पहाड़ी, एक चोटी है। नीलगिरी घाट में क्या है? समतल संरचना है, उसमें से उसका एक हिस्सा ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है, एक उसमें हिल्स है, एक हिल है,
और नीलगिरी घाट में जो हिल है, इस हिल को नाम दिया हमने डोडा बेट्टा। क्या नाम दिया? डोडा बेट्टा। हाइट क्या है इसकी? 2636 मीटर। ठीक, डोडा बेट्टा। ये जो डोडा बेट्टा है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, या चाहे हम दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो डोडा बेट्टा, पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेट्टा, क्योंकि अभी इससे भी एक ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट में। ठीक है, चलो। तो नीलगिरी घाट में चोटी है जिसका नाम क्या है? डोडा बेट्टा। यार हाइट 2636। आगे यहीं से एक ये रेंज इस तरीके से बढ़ रही है ना, आगे ये ऐसे रेंज, जैसे नीलगिरी घाट के पास से एक रेंज पूर्व की ओर इस तरह से निकल रही है। ठीक है, इस रेंज का नाम दे दिया हमने पलानी रेंज। क्या नाम दे दिया? पलानी रेंज। ओके, और इसी पलानी रेंज की एक हाईएस्ट पीक है। इस पलानी रेंज में क्या है? एक ऊंची चोटी है, और इस ऊंची चोटी का नाम है बोम्बार्डी सोला। क्या नाम है? बोम्बार्डी सोला। मुझे लग रहा है कल ग्रुप में मैसेज पढ़े हैं, वो देखे यार हम लोग आए हैं। कल ग्रुप में मैसेज डाला गया था, तो फिर अचानक से आपके अंदर वो कैसे चेतना जागृत हो गई कि चला जाए आज क्लास। बहुत बढ़िया। तो लास्ट जो है दिन देखने आए कि क्या मतलब रंगारंग कार्यक्रम होगा वहाँ पर, क्लियर है। ठीक है, तो ये पलानी रेंज है। पलानी रेंज की हाईएस्ट पीक। आपका आना तो बेकार चला गया कुछ नया पढ़ने के लिए मिला। करंट अफेयर मैंने कल ही कह दिया था, कुछ नया पढ़ने के लिए मिलता तो आपको आज आना थोड़ा सा सही नहीं होता। कोई बात नहीं, अगर जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, कोई सही। पलानी रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? बोम्बार्डी सोला। एंड बोम्बार्डी सोला इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये बोम्बार्डी सोला जो कि पलानी रेंज की एक हाईएस्ट पीक है, और ये थर्ड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, पूरे दक्षिण भारत की। और अगर हम कहें पश्चिमी घाट की थर्ड हाईएस्ट पीक तो भी बोम्बार्डी सोला, पश्चिमी घाट की भी थर्ड हाईएस्ट पीक बोम्बार्डी सोला, और दक्षिण भारत की भी थर्ड हाईएस्ट पीक बोम्बार्डी सोला। अब इस बोम्बार्डी सोला में 16 वर्ड जुड़ा हुआ है। ये 16 क्या एग्जाम में से पूछा जाएगा। बताइए, दक्षिण भारत में कुछ पहाड़ियों के नाम के साथ 16 लगा हुआ है, तो निम्न में से 16 किसको दर्शाता है? 16 किसको डिफाइन करता है? आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, नदी को, पहाड़ी को, जंगल में लगी आग को, या फिर फॉरेस्ट को। तो आंसर क्या होना चाहिए? जंगल में लगी आग को। हैं? आंसर क्या होगा? देखिए, जो 16 है इस वाले क्षेत्र में, पूरी पलानी रेंज में जो जंगल पाए जाते हैं, उन जंगल को कहते हैं 16 वन। ठीक है, पलानी रेंज की जो फॉरेस्ट है, पलानी रेंज के फॉरेस्ट को नाम दिया जाता है 16 वन, और इन्हीं पलानी रेंज के जो 16 वन है उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ गया है बोम्बार्डी सोला। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है कि जो पलानी रेंज है दक्षिण भारत में भी कह दिया जाए, या फिर पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से पर 16 नाम के वन पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इस बोम्बार्डी सोला का नाम क्या पड़ गया? बोम्बार्डी सोला। तो 16 का अग्नि से भी संबंध, वो पर्यावरण है ना थोड़ा। तो वो तो 16 तो अंगारे जो है वो तो उन्हें 16 कहते हैं ना, बट यहाँ पर अलग है। जैसे इबोला वायरस, उसका नाम किस पर पड़ा था? इबोला नदी के कारण पड़ा था। उस समय जब ये इबोला वायरस बिल्कुल अपने उस पर था ना, बढ़िया नया वेरिएंट लेकर के आ रहा था कोविड जैसे, इबोला बड़ा चर्चा थी इसके पूरे विश्व में। तो उस समय के जो एग्जाम हुए उनमें पूछा गया कि जो इबोला है, इबोला जो वायरस है, वो निम्न में से किससे ये इबोला वर्ड लिया गया है? जंगल से, ठीक है, नदी से, पहाड़ी से, कुछ और अपने एरिया तो नदी का नाम इबोला उससे आया। कोविड के बारे में तो कैसे ठीक है। अब देखें हम लोग
ये वाली जो रेंज है देखिए, ये भी यहाँ से ये टच हो ही रही है नीलगिरी घाट पे, यहाँ से पूर्वी घाट टच हो ही रही है नीलगिरी घाट से, और यहाँ से ये एक रेंज और नीचे तक निकली हुई है नीलगिरी घाट के, है ना। साथ ही साथ ये पलानी रेंज भी लगभग उसी के नज़दीक से निकल रही है। तो मतलब हर जगह से आके रेंजेस नीलगिरी घाट में जुड़ रही हैं, इसलिए घाट में आकृति से दिख रही है हमको ऊंची सी। ठीक, तो हमने नाम लिया नीलगिरी घाट। हाँ, नीलगिरी घाट में एक ऊतक मंडल एक पर्यटन स्थल है, जिसको हम शॉर्ट में ऊटी कर देते हैं, वो स्थित है, ध्यान देना, नीलगिरी घाट। ये वाली जो रेंज है, इस रेंज को नाम दिया गया अन्नामलाई रेंज। इंपॉर्टेंट है, ये जो रेंज है पश्चिमी घाट के नीचे वाला हिस्सा, इसको क्या नाम दिया गया? अन्नामलाई रेंज। और इस अन्नामलाई रेंज पर एक पीक स्थित है, एक पहाड़ी स्थित है इस अन्नामलाई रेंज की, और इस पीक के पहाड़ी का क्या नाम है? अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी हाइट 2696 मीटर और हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये जो अनाईमुडी है, ये पूरे दक्षिण भारत की क्या है? हाईएस्ट पीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक अनाईमुडी निम्न में से किस रेंज में स्थित है? निम्न में से किस रेंज का हिस्सा है? कौन से रेंज का? अन्नामलाई रेंज। ठीक है, तो उसमें से कंफ्यूज ना हो जाना। अनाईमुडी अन्नामलाई रेंज का हिस्सा है, बम्बावली किसका हिस्सा है? पलानी रेंज का हिस्सा है, डोडाबेट्टा नीलगिरी का हिस्सा है। ठीक है, कुद्रेमुख बाबा बुदन का हिस्सा है। ठीक है, सब अलग अलग रेंजेस की अलग अलग पहाड़ियाँ, जैसे कि माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, और लागू हिमालय लगा दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डफला मिनी अबोर इसमें किसका हिस्सा है? तो ग्रेटर हिमालय या फिर फ्रांस हिमालय लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लघु हिमालय का हिस्सा है। डफला मिनी अबोर में गारो खासी जैंतिया किसका हिस्सा है? राजमहल पहाड़ी का जो प्रायद्वीपीय पठार का बड़ा हुआ हिस्सा, उसका हिस्सा है गारो खासी जैंतिया। प्रायद्वीपीय पठार में तो राजमहल की पहाड़ी में बताया सतपुड़ा और विंध्याचल का हिस्सा, जो कि वहां तक फैला हुआ था कभी एक समय। ठीक है, तो ये सब चीजें अलग अलग चीजें, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाता है कंफ्यूज करने के लिए। आप देखिए ये वाली जो रेंज है, हाँ इस वाली रेंज, ये अन्नामलाई रेंज थी, इस अन्नामलाई रेंज और ये वाली जो रेंज है, इसके बीच में देखिए गैप दिख रहा है, पास दिख रहा है, इसी गैप का नाम दिया गया पाल घाट। ये क्या है? पाल घाट दर्रा। जैसे कि यहाँ पर गैप में दो दर्रे बने हुए हैं, थारघाट घोरघाट, वैसे ही अन्नामलाई रेंज और इस वाली रेंज के बीच में एक गैप है, वहाँ पर एक दर्रा बना हुआ, कौन सा? पाल घाट। और ये पाल घाट दर्रा कहाँ? केरल वाले हिस्से में, इधर इस तरफ स्थित है। केरल और तमिलनाडु के बीच में पूरी पश्चिमी घाट की वाली रेंज है पूरी की पूरी। अब रेंज ऐसे तो नहीं होगी कि पतली होगी, बड़ी फैली होगी, कुछ हिस्सा उसका केरल में होगा, कुछ तमिलनाडु में होगा। इधर वाले हिस्से में ये कौन सा पास हो गया? क्या नाम है इसका? पाल घाट। क्लियर? अब अगर हमको जाना है, यहाँ कोच्चि से हमको जाना है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के चेन्नई, कोच्चि से हमको चेन्नई जाना है, तो हम जी पाल घाट दर्रे को फॉलो करेंगे, पाल घाट दर्रे से होकर जाएंगे। कोच्चि से हम कहाँ जाएँ? चेन्नई जाएँ, पाल घाट दर्रे से होकर जाएंगे। ये वाली एक रेंज है, इस रेंज का जो नाम है, क्या नाम है? हाँ, कार्डमम रेंज। कार्डमम रेंज मीन्स की इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम को हिंदी में इलायची कहते हैं ना, इलायची पहाड़ियाँ अपने इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है। और इसकी एक हाईएस्ट पीक है, क्या नाम है? इस इलायची पहाड़ी की, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी बायो रिजर्व क्षेत्र भी है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। जैसे नीलगिरी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वैसे ही ये जो चोटी है इस कार्डमम पहाड़ी की, ये चोटी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्य मलाई। ठीक है, तो ये जो चोटी है, ये चोटी भाई, ये रेंज है कार्डमम रेंज, और इस कार्डमम रेंज की ये चोटी, तो क्या नाम है? अगस्त्य मलाई। और ये पूरे पूरे पश्चिमी घाट की क्या है? हाईएस्ट पीक है। पूरे पश्चिमी घाट की क्या है? हाईएस्ट पश्चिमी घाटी कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कार्डमम रेंज की हाईएस्ट पीक है। ये पूरे कार्डमम रेंज की हाईएस्ट पीक है, अगस्त मलाई, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब इनके बीच में ये वाली जो रेंज है
और ये वाली अगर ये जो कार्डमम रेंज से इनके बीच में भी एक पास है, और ये पास कौन सा है दर्रा, ये दर्रे का नाम है सेनकुट्टा, क्या नाम है, सेनकुट्टा दर्रा। और अगर हमें केरल के तिरुवनंतपुरम से हमें चेन्नई के मदुरई जाना है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम से हम अगर मदुरई जाते हैं तो कौन से दर्रे से होकर के जाते हैं, इसी सेनकुट्टा दर्रा से, ठीक है। ये भी कहाँ स्थित है, केरल में, पालघाट सेनकुट्टा दोनों कहाँ स्थित हैं, केरल में स्थित हैं। कोच्चि से अगर हमको जाना है चेन्नई तो पालघाट, और अगर हमें तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है तो सेनकुट्टा। और फिर लास्ट में ये वाली जो रेंज है, इस रेंज का नाम है नागरकोइल, क्या नाम है, नागरकोइल, ठीक है। वैसे नागरकोइल के नीचे भी एक और छोटी सी एक और रेंज है, नागरकोइल के नीचे भी, जो कि बिल्कुल कन्याकुमारी तक जाती है, काफ़ी छोटी रेंज है, पर उसको हम लोग लेकर कर देते हैं। इस रेंज का भी नाम है महेंद्रगिरी। एक महेंद्रगिरी आपको पूर्वी घाट में देखिए उड़ीसा में, एक महेंद्रगिरी ये भी, और ये है आपका कन्याकुमारी। तो वैसे महेंद्रगिरी बहुत ही कम पूछता है, बट सबसे साउथेस्ट रेंज नागरकोइल ही बोल देता है, बट फिर भी उसके नीचे भी छोटी सी रेंज है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई पश्चिमी घाट में। हाँ, इसकी स्टाफ मेमोरी यहाँ से खत्म हो रही है। कहाँ पे आई, इससे पहले कभी आए नहीं आए? नहीं, मैं पहली बार आया। रजिस्ट्रेशन करवाए थे? रजिस्ट्रेशन नाम लिया, ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ। मतलब आज तक कभी नहीं आया ना? पहले दूसरी बार आया, तो पहली बार आया था तो मुझको बुलाया गया था, इस बार मैं दूसरी बार आया हूँ। तो बुलाया गया कॉल करके? हाँ, ग्रुप से जोड़े थे कि जो उपस्थित ना हो तो वो आ सकते हैं, मतलब। हाँ, तो भाई ये तो हमेशा के लिए था ना, बैठिए, ये तो हमेशा के लिए था ना कि जो उपस्थित ना हो तो आए क्लास, पढ़ाने के लिए क्लास चल रही है। सर एक्चुअली कल मैसेज ग्रुप में पड़ा है कि भाई मैसेज तो बहुत बार डालेगा है ना कि भाई क्लास आओ, ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन कर रहा है कोई। जैसा कि मैं कल भी कराने वाला हूँ। हाँ, तो ये दो दिन आने में कोई दिक्कत होती है। हाँ, तो आज ये क्लास का अंतिम दिन है इस सेशन का। कल इस ग्रुप में वैसे उसमें एनडीए और आईआईटी नीट में डाला जाना था, क्योंकि उसका नया शेड्यूल अभी चालू हुआ है और बच्चे आ नहीं रहे भी, तो डाला गया तो उन्होंने यूपीएससी वाले में भी डाल दिया होगा, क्या होगा, डाल दिया है, क्योंकि नहीं डालना चाहिए। अंतिम क्लास है, बुला के क्या करोगे बच्चे को, आज अंतिम क्लास है। अभी जानकारी हम बता ये डाला गया है कि जो बच्चे ना आएंगे तो जो सरकार से योजनाएं मिलने वाली है उनसे वंचित किया जाएगा, इस वजह से आपको लगा कि आज ही जो ना आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आज ऐसा आना कोई जरूरी नहीं था। ये कहा गया था कि कहा जाना चाहिए था, अगर उसने कुछ मिसस्पेल कर दिया होगा, कि जो बच्चे लगातार क्लास में उपस्थित ना रहेंगे पढ़ाई के दौरान तो उनको योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अंतिम क्लास का यूपीएससी में डालने वाला था, अब आज आओ ना वो पता भी तो कभी नहीं है, ठीक है। लेकिन एनटीए आईआईटी नीट के शेड्यूल नए चालू हो गए और बच्चे ज्ञान नहीं रहे हैं, उसी के आगे से शेड्यूल चल रहा है। हाँ, नया सेशन फिर से, वो सेशन खत्म हो गया, अब नया सेशन वापस से चालू हुआ। तीसरे स्टेशन में लग रहा है क्या? एनडीए आईआईटी, हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी अभी चल रहा है पता नहीं चला, ठीक है। अब करा रहे हैं, अभी ना करा रहे हैं, बट नया शेड्यूल आया हुआ है उनका फिर से डे 1 से। सर वही बच्चों का आया होगा जो बैग पुराने बच्चे थे। देखो नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि पुरानों के लिए भाई होना तो वैसे चाहिए नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन। अब पुराने वाले का उनका एक सीजन हो गया ना, उनकी क्लासेस तो हो गई, और अब एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ के क्या करें, अब नए बच्चे को इंटरव्यू दो, इससे एग्जाम कराओ। अब यूपीएससी में फिर से रीशेड्यूल स्टार्ट करा देंगे दोबारा से क्लास, मान लो 10 अक्टूबर के बाद इन्हें फिर से स्टार्ट कर दिया। अगर इन्होंने नए बच्चों का एडमिशन ना करवाया तो पुराने बच्चे दोबारा क्या करेंगे, तो एक बार पढ़ चुके हैं ना, अब तक फिर पढ़ाया जाएगा। और जो रहे बच्चे, जो 99% बच्चे नहीं आ रहे वो इस बार भी नहीं आएंगे, जो पिछले बार नहीं है वो इस बार भी नहीं आएंगे, तो क्या मतलब क्लास चलाने का। इससे अच्छा है ना कि फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, नए बच्चों को बुलाया जाए। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे इंतजार में बैठे हुए हैं जो पिछले साल नहीं भर पाए, सोच रहे हैं कि एक साल में भरेंगे दवाएंगे फॉर्म, इसके से दोबारा फॉर्म निकलवाना चाहिए और फिर वैसे होगा प्रोसेस तो आज आपकी अंतिम क्लास है,
आप आए थे तो क्लास के लिए नहीं किए थे, सिर्फ ऑफिस आए थे, क्लास आए थे? अभी बताइए वो टैबलेट जो मिलने वाला था कि वो लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। हाँ, टैबलेट में जो लिस्ट बना था। मेरा लिस्ट में लगा था तो मेरा नाम नहीं था। हाँ, तो देखिए लिस्ट में वो लिस्ट आपको पता ही थी क्या? आपको बताया गया था? बता दी, हाँ, बता दी। बताया गया था आपको? तो मतलब फोन आया था क्या? आपके पास फोन तो आया नहीं होगा कि आप डॉक्यूमेंट जमा करिए। ग्रुप में जुड़ा था तो PDF आया था मेरे पास, लिस्ट में जिनका मिलने वाला। PDF जो है तकलीफ की थी, ठीक है, वहाँ से नहीं आ रही थी तो फिर बाईपास के थ्रू वो तकलीफ की गई थी। डायरेक्ट नहीं कुछ चीज़ें की जा सकती ना, तो उसको बाईपास क्या होता है, शहर के बीच से ना कुछ साइड से निकलिए, तो ठीक है, तो ऐसे करके और फिर उसको ताकि बच्चे देख लें अपने ना सेटिस्फाई, दिन भर फोन, सर मेरा नाम क्यों नहीं है सर, किस आधार पे, तो हम देख लो सेटिस्फाई हो लो। अब जिसका उस लिस्ट में नाम नहीं था वो अब क्लास आए ना आए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी मात्र 144 बच्चों का नाम आया तो उनको टैबलेट मिलेगा, वो भले ही ना आ रहे हो क्लास या आ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये आप भूल जाइए, दोबारा फिर से लिस्ट आएगी तो उसमें देख लीजिएगा कि आपका नाम है कि नहीं है, तो उसके लिस्ट के बिहार पे ही मिलेगा। अब उसका क्या आधार है लिस्ट का, ठीक है। बैठना चाहें आधा घंटा बैठ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। लास्ट क्लास है, इस क्लास का आपके टैबलेट मिलने ना मिलने से कोई फर्क नहीं है। मैं आया टैबलेट के लिए नहीं आया था, नहीं मैं तो बता रहा हूँ किसी भी योजना का इससे इस क्लास से कोई मतलब नहीं है। लास्ट क्लास है, क्लास जैसे खत्म होगी मोबाइल बंद करूँगा, चला जाऊँगा, क्लास आज के बाद बंद। हम लोग मिलेंगे जब दोबारा से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्लास चालू हो गई है तब अगेन हम लोग मिलेंगे, ठीक है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन था कि टेस्ट सीरीज में आया था, भारतीय हरित प्राधिकरण क्या? भारतीय हरित प्राधिकरण ग्रीन ट्रिब्यूनल किस अनुच्छेद के लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए जो ये ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें किसकी होगी, एक DPSP से संबंधित चीज़ें हैं। भाई राज्य क्या करेगा, स्टेट क्या पावर बताऊँ, स्टेट क्या करता है कि वो भाई DPSP के जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्या होता है कि वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, राज्य जब कैपेबल होगा तब उसको लागू करेगा। इसको जो पावर दी गई एक तरफ से तो हम देखें जो हमारा फंडामेंटल राइट है जो आपको किसका अधिकार देता है, जीवन का अधिकार देता है, तो जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको दो तरीके से पावर मिल रही है, समझिएगा। अब वो एग्जाम का आपका उसमें ऑप्शन क्या होगा उससे डिसाइड करेगा आंसर इसका। एक तो उसको इसकी स्थापना का जो हम आधार देखें, बेस देखें, एक तो हो गया लोगों का फंडामेंटल राइट जो कि जीवन के अधिकार को पूरा कर रहा है, और उसमें एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया होगा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। भाई जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। अगर स्वच्छ पर्यावरण नहीं है तो आपके जीवन का अधिकार का वो एक तरीके से तो वो हो रहा है ना, वो पूरा हो नहीं रहा। एक तो उसको उधर से पावर मिली, और दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं वो DPSP के तहत इस तरह के एक्ट समय समय पर लाते रहते हैं जब उनको आवश्यकता समझ में आती है, जब वो कैपेबल होते हैं। अब उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 21, 22, 23, 24 दिए। जीवन का अधिकार हो गया, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, हाँ 21 के अंतर्गत, अगर 21 ये शिक्षा का अधिकार रहता है। हाँ जीवन का अधिकार कहता है आर्टिकल 21, और जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है वो हमारे जीवन के अधिकार को पूरकता प्रदान करता है। अगर मान लो तुम्हारे अगल बगल आदमी खूब जो है गंदगी कर रहा है, खूब जो है पटाखे दिन रात फोड़ रहा है, खूब जो है जला रहा है चीज़ों को, तो उसका प्रभाव तो तुम्हारे जीवन में पड़ा ना इनडायरेक्टली। क्या है कि वो सारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वो तुम्हारे अंदर जा रही हैं, तो वो जो तुम्हारा जो जीवन है वो संकट में पड़ गया ना, तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना हो गया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उठ जाएंगे, कहेंगे मेरे बगल वाला बहुत ज़्यादा कचरा कर रहा है, गंदगी कर रहा है, इससे मेरे अंदर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और इससे मेरी लाइफ टेंडेंसी घट जाएगी। तो वहाँ पर कोर्ट क्या तुरंत जजमेंट सुनाएगी कि तुरंत ही तत्काल प्रभाव से गंदगी खत्म की जाए, और सरकार को क्या आदेश दिया जाएगा कि तुरंत ही क्लीन एनवायरनमेंट का कोशिश करिए, वहाँ पर सफाई स्वच्छता कराइए। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सफाई स्वच्छता सैनिटेशन वगैरह, ये राज्य सरकार के DPSP के अंतर्गत आएंगी। जैसे जैसे कैपेबल होंगी वैसे वैसे चीज़ें करते रहेंगे, है। तो यहाँ पर तो आर्टिकल 21 ही आंसर हो गया। और बताइए, ठीक है। तो ये मैंने ये दोनों चीज़ें देखिए आपको बता दी, एक तो DPSP को से भी इसको पावर मिल रही है जो आपने कहा, और दूसरा फंडामेंटल राइट। ठीक, राज्य सरकार जब उसके लिए कोई कानून बनाएगी
तो डीपीएसपी के तहत बनाएगी। और जब कोर्ट कोई जजमेंट सुनाएगी, कोर्ट का जब जजमेंट सुनाएगी तो उसमें किसको आधार रखेगी? आर्टिकल 21 को आधार रखेगी, लोगों के फंडामेंटल राइट को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखें ये चीजें। एक वेस्टर्न घाट हो गया, एक पॉइंट और यहाँ पर रह गया। ये वाला जो हिस्सा है केरल वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, भाई केरल हम लोग देखते हैं ना, केरल यहाँ तक केरल का विस्तार है इस तरीके से इतना। ये क्या है? ये वाला हिस्सा केरल हो गया और उधर का हिस्सा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है केरल वाला, इस वाले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी मिलेगी हमको, जैव विविधता बहुत अधिक दिखेगी इस वाले हिस्से में। और इसी को हम नाम देते हैं शांत घाटी या साइलेंट वैली। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? शांत घाटी या साइलेंट वैली, जो कि बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्साइज क्षेत्र है। ठीक है, और किस लिए फेमस है साइलेंट वैली? अपने स्पाइसेस के लिए। ठीक है, इसीलिए इस शांत घाटी या साइलेंट वैली को हम बोलते हैं बाउल ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसालों का कटोरा, बाउल ऑफ स्पाइसेस। तो इस वाले जो क्षेत्र, भाई यहाँ पर देखिए कार्डमम पहाड़ी, सीधी बात है, इलायची हो रही है, यहीं काली मिर्च, दालचीनी, जोड़ा, ठीक है, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी सब यहीं हो रहा है। और यही कारण था अंग्रेजों का भी भारत की ओर आकर्षित होने का। यही तो कारण था मसाले अंग्रेजों का भारत की ओर आकर्षित होने का। और हम देख रहे हैं कि कालीगढ़ बंदर कहाँ पर ही सबसे पहले वास्को डी गामा आता है। जमहूरियत उसका स्वागत करता है खूब धूमधाम से, भाई वहाँ के लोग बिल्कुल काले भुजंग। और जब वास्को डी गामा आया तो देखा से बल्कि गोरा था, अरे वाह गोरा आदमी बिल्कुल से आया। भाई वो बाहरी दुनिया से उस समय नहीं लोग कांटेक्ट में थे ना, उस समय 15 के दशक में, 14वीं शताब्दी में उस समय लोग जो है बाहरी देश दुनिया से कहाँ कांटेक्ट में थे। तो जैसे ही वास्को डी गामा आया, बिल्कुल कलर में बिल्कुल अंतर, हाँ लोग बिल्कुल काले, देखो साउथ इंडिया के गुंडे काले काले, तो सब काले। क्यों काले? कारण क्या है कि काले होने का? विषुवत रेखा के इक्वेटर के ज़्यादा नजदीक है, और इक्वेटर में हम लोग देखते हैं कि सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ पर सूर्य की गर्मी ज़्यादा है, और सूर्य की गर्मी ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि उस गर्मी से लोग ज़्यादा, सूर्य की जितनी ज़्यादा गर्मी होगा, धूप में ज़्यादा देर रहे लो तो कलर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं इसी वजह से लोगों का कलर दबा हुआ टेम्परेचर का। जब वास्को डी गामा आया, जब उन्होंने बहुत स्वागत किया, इसको क्या दिया, जब ये जाने लगा तो इसको बढ़िया खूब क्या होता क्या था, काली मिर्च वही मसाले, तो इनको वही काली मिर्च और मसाले वगैरह उसको कहा। अब तुम्हारे यहाँ कोई आएगा, तुम्हारे यहाँ आम के बगीचे हैं, तो उसको तुम आमे तो गिफ्ट करोगे, अब तो खरीद के अनानास तो गिफ्ट करोगे नहीं, ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ होगा वही तो गिफ्ट करोगे। तो इन्होंने जब मौर्य वगैरह पूरे जो कालीगढ़ बंदर का केरल का शासक था मौर्य, उसने क्या गिफ्ट किया इसको मसाले। अब वास्को डी गामा जब वापस से गया पुर्तगाल, वहाँ पर उसने उन सभी मसालों को बेच दिया। इतने ज़्यादा उसको मिल गया था, पूरे कस्ती में भर लाया था अपने, कि जितना उसको रास्ते का खर्च लगा था उस पूरे रास्ते के खर्च का 60 गुना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो लगा। उसको 1 लाख रुपया बेचा, उसमें 60 गुना प्रॉफिट मिला। ये तो बहुत सही है। अगली बार वो 1502 के आसपास वापस से आया, और इस बार वो अपने माइंड सेट करके गया था कि मैं वहाँ पर लेने ही जा रहा हूँ। एक बार में 60 गुना का प्रॉफिट हो रहा है, क्या दिक्कत है? अगली बार वापस से आया, फिर मसाले लेके गया, फिर से बेचा उसने, फिर से ऐसे ही 60-70-80 गुना में। ठीक है, अब इस बार तो खरीद के लेके ना, वो ज़्यादा बड़ी नाव लेके आया होगा और नाव के काफले लेकर के आया होगा। ठीक है, अब भाई सबकी नजरें आकर्षित, तुम्हारे मोहल्ले में एक है जो तुमसे डेली 5 रुपये उधार मांग रहा था चाय पीने को, एक दिन से अचानक से वो पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, कहते तो तुम्हारी नजर से हट के जाएगी कि आखिर कर रहा तो उसके साथ क्या हुआ कि कल तक मुझसे मांग रहा था, आज जो है तुमको इतना पैसा। पता चला सबको यार कोई ना कोई एक जगह ऐसी है जहाँ से ये मसाले लेके आ रहा है। अच्छा, मसाले की यूरोप में डिमांड भी थी, क्या डिमांड थी मसालों की? मसालों की यूरोप में डिमांड क्यों थी? क्या कहा? ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना पसंद करते थे यूरोप वाले, इसलिए वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ का जलवायु, कैसी जलवायु है यूरोप में, जितने हम उत्तरी ध्रुव की ओर चले जाएं, ज़्यादा हम हाई लैटिट्यूड में चले जाएं, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी होगी? ज़्यादा कोल्ड होगी ना। तो जो यूरोप वगैरह सारे के सारे शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में स्थित है, ज़्यादा ठंडा, सर्दियों में बर्फ,
जम जाती है, बर्फ जम जाएगी तो खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, गर्मियों में अपने खाने को प्रिजर्व करके रख लेते थे। सुअर वुअर काटा, अब बढ़िया से उसके रेफ्रिजरेटर में चलते नहीं थे कि रेफ्रिजरेटर में भर के रख देंगे तो ना खराब होगा। अच्छा, रेफ्रिजरेटर के भी एक समय है कि 4-5 दिन, हमारे यहाँ देखो तो 4-6 दिन ये सही रहती है, ज़्यादा दिन रखते रहो खराब हो जाएगा उसमें भी, ठीक है। तो अब इन्होंने ये हुआ कि भैया जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। घर में अचार रखे जाते हैं ना, मम्मी कहा उसमें मसाला डालती है ना अचार में मसाला कह तो डाला जाता है क्योंकि वो मसाले प्रिजर्व कर देता है अचार को। फिर देखिए फिर कहा जाता है जितना पुराना अचार उतना अच्छा होता है। अब तो चलन कम हो गया। पहले गांव में तुम देखोगे इस साल का जो अचार रखा जाएगा उस बरनी को बंद करके रख दिया जाएगा, भूल दिया जाएगा। अब इसको निकाला जाएगा 4 साल बाद, 5 साल बाद। जो लोग गाँव से गए होंगे तो देखेंगे जितना पुराना अचार उतना उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से साइकिल बनाई जाती है। इस साल का जो अचार है 5 साल बाद खोला जाएगा, अगले साल वाला था 6वें साल खोला जाएगा। तो फिर एक सीक्वेंस में आ जाएगा। इस साल एक बरनी खोली, अगले साल फिर 5 साल पहले वाली फिर बरनी खोली, इस तरीके से। तो अब मसाले क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन काम करते हैं। अब वहाँ के लोगों को आवश्यकता थी ऐसी ये अपने खाने को, मांस को प्रिजर्व करने के लिए, तो वहाँ पर मसालों की डिमांड थी। काली मिर्च वगैरह लपेट के बेहतरीन से और वो लोग क्या करते थे, प्रिजर्व कर देते थे, ठीक है। अरे मम्मी वगैरह में भी तो तमाम मसाले डाले जाते थे, मम्मी वगैरह में तो प्रिजर्व नहीं किए, वो भी क्या प्रिजर्वेशन ही तो है मम्मी। उसमें तमाम मसालों का ले वो करके बढ़िया सा तेल प्रिजर्व कर। देखिए 3-3 हज़ार साल से मम्मी बिल्कुल ऐसी फूल रही जैसे अभी बिल्कुल 1-2 साल पहले बंद किया गया है। 3,000-300 साल पुरानी मम्मियाँ ऐसे निकल रही बिल्कुल, समझे। ये सब क्या मसालों की तरह प्रिजर्वेशन। अब उन लोगों को हो सकता है मसालों की आवाज़ पर निकाह में तो मसाला लेके गया, अब बढ़िया उसने मसालों को बेचा और वहाँ डिमांड थी वही बिका भी। अन्य जो दूसरे जो लोग हैं विनोद, वो भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, हमें ना हम भी जाए। तो फिर कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के एक कंपनी का नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो आए महारानी विक्टोरिया के पास, उनसे परमिशन मांगा कि हम जा रहे हैं भारत मसालों का ऐसे व्यापार करने लेने उन्हें, और हमारे कंपनी में क्या करिए आप लाइसेंस दे दीजिए। उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कंपनी करवा लिया, समझे, रजिस्टर्ड कम। क्या हुआ, विक्टोरिया ने भी 1600 ईस्वी में इनको चार्टर किया, उनको परमिशन दिया, लाइसेंस दिया और लाइसेंस के थ्रू आगे भारत व्यापार करने, ठीक है। शुरुआत में जानते हैं लोग 15 साल के लिए इनको मिला था व्यापार करने की इजाज़त, फिर वो तो आगे आगे बढ़ता चला गया, अलग बात है, वो हिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये वही चीज़ है कि क्यों भारत की ओर नजरें थी, क्योंकि भारत बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र था, बारिश में भरपूर हो रही है, टेम्परेचर भी पर्याप्त है, क्लाइमेट कंडीशन बेहतरीन है बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी के लिए अनुकूल। तो जो है यहाँ पर यही कारण था कि ब्रिटिश आए, फ्रेंचों ने भी सोचा क्या तुमको भी तो मसाले की जरूरत थी, वो भी तो शीतोष्ण कटिबंध में है। फ्रेंच चले आए, डच चले आए, सब भाई वो चले, इसमें तो सब चले आए, स्वीडिश चले आए, सबका यही कारण था मसाले। अब बाद में जब फिर डच और ब्रिटिशों के बीच जब बंटवारा हुआ तो डचों ने कह दिया हमको तुम इंडोनेशिया दे दो। इंडोनेशिया भी तो मसालों का द्वीप कहलाता है इंडोनेशिया, तो डचों को इंडोनेशिया मिल गया, वो भारत में आया अंग्रेज। तो ये मेन जो ये आना हुआ इन सभी का यूरोपीय कंपनियों का हुआ मसालों की वजह से। और मसाले कहाँ मिल रहे हैं, दक्षिण भारत में। यही कारण है कि इन लोगों ने पूरे दक्षिण भारत को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करना चालू किया। तुरंत मद्रास वगैरह का जो आपका मैसूर अभियान किया, ये जो मद्रास में जो अपनी फैक्ट्री बनाई है, वो बनाई मद्रास में फैक्ट्री बना के वहीं से, क्योंकि उसी बंदरगाह से हम लोग क्या करेंगे, मसाले एक्सपोर्ट कर देंगे अपने देश। भाई वहीं पर हो रहे हैं मसाले, तमिलनाडु केरल में, वहीं मद्रास में अपनी फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री का मतलब गोडाउन, ठीक है, वहीं से मसाले इकट्ठा किए गोडाउन में, गोडाउन से जहाज मिलाते और चले आए जो है समुद्र के रास्ते ब्रिटेन, ठीक है। यही कारण था कि चाहे वो केरल में आए ब्रिटिश सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पर मसाले हो रहे हैं, ठीक है। और उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली है, सांतघाटी किस लिए फेमस है, अपने मसालों के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ओके, ये यहाँ तक की चीज़ें हो गई। इसको बनाना और इस पूरे चित्र को बना लो, अगर समझ में आ रहा हो वहाँ क्या बना है, ठीक है, बना लो। फिर बात कर लेते हैं तुरंत पूर्वी घाट की, कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है पूर्वी घाट में, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रेंजेस देखते हैं। ठीक है, पूरी इसकी लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर है। हाँ, एक चीज़ और देखो, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए पश्चिमी घाट उत्तर में अधिक
चौड़ा और अधिक ऊंचा है कि दक्षिण में अधिक चौड़ा और अधिक ऊंचा है? दक्षिण में ज्यादा ऊंचा है ना, क्यों? क्योंकि भैया उत्तर में तो उसमें देखो 1646 मीटर की कलसुबाई है, 1892 मीटर कुद्रेमुख है, 1892। हाँ, लेकिन अगर दक्षिण में चले आए तो सारी की सारी हाई स्पीड दक्षिण में तो है, चाहे अनाई मोटी हो चाहे बम्बार्डी सोलन चाहे रोटावेटा हो, तो सीधी सी बात है दक्षिण भारत में ये क्या अधिक ऊंचा है और दक्षिण भारत में ये अधिक चौड़ा भी है। उत्तर भारत में चौड़ाई कम है, ओके, दक्षिण भारत में अधिक चौड़ा अधिक ऊंचा है। क्लियर? एक चीज और पूछता है आपसे, बताइए पश्चिमी घाट ज्यादा कटा फटा है कि पूर्वी घाट? पश्चिमी घाट ज्यादा कटा फटा दिखाई देगा कि पूर्वी घाट? पूर्वी घाट पर्वत, घाट का मतलब वो ना माना नदी का जैसे घाट होता है तो तुम सोचो समुद्र का घाट, घाट है पर्वत, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है? ज्यादा कटा फटा पश्चिमी घाट दिखाई देगा। पूर्वी घाट अलग अलग रेंजेस के रूप में दिखाई दे रहा है ज्यादा कटा फटा। कारण क्या है? क्योंकि पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं भाई, गोदावरी कृष्णा कावेरी सब नदियां निकल रही हैं, और ढाल हमारा भारत में कहाँ की ओर? पूर्व की ओर है, बंगाल की खाड़ी की ओर, ये सब कहाँ बंगाल की खाड़ी की ओर बह रही हैं, और बीच में पड़ गया मतलब पूर्वी घाट, तो उन्होंने क्या कर दिया? पूर्वी घाट को काट दिया, ठीक है? अब अर्जित में क्या है? कटा फटा दिखाई दे, ठीक है? तो इन नदियों ने क्या किया? पूर्वी घाट को काट दिया, इसी वजह से हमें पूर्वी घाट में ज्यादा कटा फटा दिखाई देगा। हाँ रखिए, पश्चिमी घाट से ढेर सारी नदियां निकल भाई, पूर्वी घाट से अगर मान लो नदियां निकल भी रही हैं तो वो भी कहाँ की ओर निकलेगी? उसकी पूर्वी ढाल की ओर निकलेगी, वो तो अलग मैटर है। लेकिन जब हमारे भारत की ढाल ही इस तरीके है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूर्वी घाट ये है पूर्वी घाट ये है पश्चिमी घाट, ऐसा तो हो नहीं सकता पूर्वी घाट से नदी इस तरीके से चढ़े, बहुत है नहीं। लेकिन पश्चिमी घाट से जो नदी निकल रही है भाई, अब ये है मान लीजिए ये है पश्चिमी घाट, ठीक? अब इस पश्चिमी घाट से जो नदी निकलेगी पश्चिम की ओर, जैसे मांडवी जुआरी नदियां हैं, पेरियार है, पुन्नानी है, भारतपुजा है ना कुछ नदियां, तो वो तो पश्चिमी ढाल की ओर निकली और जाकर किसी जगह गई अरब सागर में, छोटी छोटी 40-50 किलोमीटर की उनकी लंबाई है बस। जैसे कि मांडवी नदी में मैंने बताया तुमको दूध सागर वाटरफॉल, वेस्टर्न साइड निकल गई जगह गिर गई अरब सागर। लेकिन कुछ ऐसी नदियां भी तो है तो जो पश्चिमी घाट पश्चिम घाट की पूर्वी ढाल से निकल रही है। पूर्वी ढाल और पश्चिमी ढाल समझ रहे हो ना, ये पश्चिमी ढाल पश्चिमी ढाल ये पूर्वी ढाल, तो कुछ नदियां जो पूर्वी ढाल से निकल रही हैं, जैसे कि मुख्य नदी में हम बात करें गोदावरी कृष्णा कावेरी, और बहुत सारी ऐसी नदियां जो इन नदियों की क्या है? सहायक नदियां हैं, ठीक है? तो अब ये नदियां ऐसे निकलेंगी तो देखिए तेजी के साथ जा रही है ना इस ढाल में, और यहाँ पर पड़ गया पूर्वी घाट, ये नदियां क्या करेंगी? पूर्वी घाट को काट देंगी, क्योंकि उनको तो गिरना है जाकर के बंगाल की खाड़ी में, तो उन्होंने पूर्वी घाट को जगह जगह से काट दिया, और जब जगह जगह काट दिया तो हमें पूर्वी घाट जो है उधर वाला पूर्वी घाट को कटा फटा अलग अलग रेंजेस के रूप में दिखाई देने लगी है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट ज्यादा कटा फटा है पूर्वी घाट, कारण बताइए, बोल देगा कथन और कारण पूछ लेगा कि हमें पूर्वी घाट ज्यादा कटा फटा दिखाई देता है, कारण डाल देगा, कारण बोलेगा बताइए ए बी दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है क्योंकि उसकी सही व्याख्या नहीं करता, सीधी सही व्याख्या करता है क्योंकि नदियां ढाल उधर की ओर है पूर्व की ओर, इस वजह से उन्होंने काटा, ठीक है? ये कोई नहीं था, ये तो हो गया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब अगर मैं आपसे बात करूं, बताइए पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान भाई पश्चिमी घाट के बाद जो ये है तट है जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच वाला जो तट है जिसमें रेत बढ़िया फैली होती है, हम लोग बीच कहते हैं जिसे घूमने जाते हैं, पूछा जाएगा बताइए पश्चिम तटीय मैदान ज्यादा कटा फटा है कि पूर्वी तटीय मैदान? जस्ट इसका अपोजिट है, मान रहे याद रखने के लिए, पूर्वी घाट ज्यादा कटा फटा है तो पूर्वी तट मैदान कम कटा फटा है, ज्यादा समतल है, ठीक है? कारण से वही नदियां जाएंगी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के जाएंगी, और जब वो पूर्वी तट पर जब गिर रही होंगी अरब सागर में तो वहीं पर किनारे किनारे पर पूरा सेडिमेंट्स जमा कर देंगी, तो जो कटा फटा हिस्सा वो सब क्या हो गया? भर गया, ठीक है? अधिक चौड़ा आपसे पूछ लिया जाए बताइए पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है कि पश्चिमी तटीय मैदान अधिक चौड़ा होगा? तटीय मैदान चौड़ाई किसकी अधिक होगी? पूर्वी तट वाले हिस्से की, पश्चिमी तट वाले हिस्से की? अरे जहाँ नदियाँ ज्यादा सेडिमेंट्स का जमाव करेंगे, अपना डेल्टा बढ़ाएंगे, वही तो ज्यादा चौड़ा होगा। अब नदियाँ अरब सागर में ज्यादा गिर रही है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा गिर रही है? अरब सागर में नदियाँ ज्यादा गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में।
तो ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बड़ी बड़ी नदियां सब अपना सेडिमेंट्स लेकर गई और जा करके उन्होंने कहाँ जमा कर दिया, वही बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर, बिल्कुल पश्चिमी तटीय मैदान में। तो अधिक चौड़ा क्या हो जाएगा, तटीय मैदान, जिसमें से हम अगर देख लें गोदावरी का जो मुहाना है वो बहुत बहुत चौड़ा है, गोदावरी कृष्णा का मुहाना बहुत चौड़ा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, पश्चिमी तटीय मैदान, सीधी सी बात है पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि नदियों ने वहां पर अपना डेल्टा बना रखा है। लेकिन जो नदियां पश्चिम तट में बह रही हैं, अरब सागर में गिर रही हैं, हम सभी जानते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती हैं, एस्चुरी, ज्वारनदमुख, वो जाएंगी और सीधे चक्रात गिर जाएंगी, ठीक है। तो अपना सारा का सारा सेडिमेंट्स लेकर के वो गिर गई समुद्र में, तो वहां जो तटीय मैदान है वो सकरा रह गया। अगर हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान की तो वो लगभग 100 से लेकर 150 किलोमीटर को चौड़ा है। मतलब पूर्वी घाट से अगर तुम उतरे और तुम्हें समुद्र तक जाना तो हो सकता है तुम 100 किलोमीटर, कहीं कहीं 150 किलोमीटर की भी तुम ट्रेवल क्रॉस करो। लेकिन अगर तुम पश्चिमी घाट से उतरे और तुम्हें समुद्र में जाकर डूबना है तो तुम कहीं कहीं तो 20 किलोमीटर चलोगे और समुद्र मिल जाएगा, ठीक है। यानी एवरेज यहाँ की जो चौड़ाई है अधिकतम 80 किलोमीटर, अधिकतम 80 किलोमीटर है पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट के बीच की चौड़ाई। वहीं पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट के बीच की चौड़ाई 150 किलोमीटर की है। तो अगर आपसे कह दिया जाए बताइए मालाबार तक अधिक चौड़ा होगा कि कोरोमंडल तक, कौन सा तक अधिक चौड़ा होगा, कोरोमंडल तक, नहीं, ठीक है। हाँ, आपसे पूछा जाए बताइए पश्चिमी तट में ज्यादा प्राकृतिक बंदरगाह होंगे पूरी तट पर, प्राकृतिक बंदरगाह, आप पूर्वी से सहमत हैं, पश्चिमी तट पे क्या ये है मैंने तुमको बताया कि जो हमारा पश्चिमी तट पूर्वी तट है वो क्या है, अधिक समतल दिखाई दे रहा है, और जो पश्चिमी तट है तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान वो ज़्यादा कटा फटा दिखाई दे रहा है। आप दे, ठीक है। एक बात बताओ, बंदरगाह अगर मान लीजिए जहाज आया सामान लेकर के, यहाँ पर जहाज आया, अब इसको जो है तट के अंदर तक घुसने की जगह नहीं है तो जहाज यहाँ खड़ा हो गया। अब यहाँ से तुम सामान को लाद लाद के ले जाओ तट पे, ये ज़्यादा टिपिकल काम है कि जहाज यहाँ तक आके घुस जाए, ये ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा ईजी है ना। तो प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ बनाया जाएगी, ज़्यादा पश्चिमी तट पे, तो ज़्यादा कटा फटा है, मतलब हमारे अंदर तक वो कहीं कहीं पे कटा हुआ है, तो जहाज अंदर तक घुस गए। बस यहीं पर भाई क्योंकि यहाँ तक पानी यहाँ तक भरा हुआ है ना, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो जहाज यहाँ तक आके घुस गए, यहीं पर हमने बंदरगाह बना लिया, सामान को अनलोड कर लिया। और इसके लिए क्या है कि या तो हम पहले क्या करें, अच्छा कृत्रिम बंदरगाह पूरी तट पर बनाया जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें पहले मशीनों से इस पूरे तट को काटना पड़ेगा, समुद्र को गहरा करना पड़ेगा, तब तो जहाज आकर के और यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। और नदियाँ इतना सारा सेडिमेंट्स लेकर के जा रहे हैं कि इस जगह के इतने हिस्से को उन्होंने क्या कर दिया, उनको उथला पानी कर दिया। तो अब जहाज ऐसा तो नहीं, जहाज केवल ऐसे ऊपर ऊपर कहा भी तो जाता है ना कि मेरी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, तो अब ये पानी यहाँ पर कम है क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स ज़्यादा है, ठीक है। और जहाज अगर लेके आएगा सेडिमेंट्स में फंस के रह जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बंदरगाह जैसे कि चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, तो अब चेन्नई के पास, इस चेन्नई वाली जगह पर वहाँ पर ऐसा अगर इस तरह की इसला कर मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, क्यों, नेचुरल बना हुआ इस तरह का खांचा बना हुआ है, और साथ में नहीं पर ये गहराई वहाँ पर ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है, तो सब जहाँ जाएगा यहाँ तक आके घुस जाएगा। हमें कुछ एफर्ट करने कर सकता है नहीं, केवल हमें कंस्ट्रक्शन भर करना है बस बंदरगाह बनाने का। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना टफ है, पहले हम इस जमीन को काटें, एक जमीन को काट के हम इस तरीके से कह दें, ये मेहनत, दूसरा फिर इसको हम गहरा करें, ठीक है, तब जा करके जहाज अंदर तक घुस पाएगा। जो टिपिकल है ना पूर्वी तट पर बंदरगाह को बनाना, और पश्चिमी तट पर तो भगवान ने बना दिया ऑलरेडी, प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं ऐसे खांचे, जहाज अंदर तक घुसाएगा। तो इसीलिए चेन्नई को चेन्नई क्या है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, उसको काट करके गहरा करके बनाया गया है, ठीक है। और मुंबई वगैरह क्या है, सब नेचुरल है, ऑलरेडी बने हुए थे, बस ऊपर से हमें कंस्ट्रक्शन बड़ा बड़ा करके हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन कारण भी पूछे जाएंगे, क्या कारण है, क्लियर हो गया ना।
ठीक है, ठीक है, इसको साफ कर दो पूरा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, हिमालय में पूर्वी हिमालय और जो पश्चिम हिमालय है उसमें जो हिम रेखा है वो किसमें अधिक ऊंची होगी? पूर्वी हिमालय, ये पूरा हिमालय है, हिमालय है ना, नंगा पर्वत नाम से और हुआ। हिम रेखा की ऊंचाई इस साइड ज्यादा होगी, किस साइड ज्यादा होगी? हिम रेखा, हिम रेखा का मतलब होता है ऐसी ऊंचाई जिसके बाद बर्फ मिले, ऐसी ऊंचाई, ऐसी सीमा जिसके बाद आपको केवल बर्फ जमी हुई मिले हमेशा। पश्चिम में हिम रेखा ज्यादा ऊंची होगी कि पूर्वी में? पूर्वी में। से पूर्वी जो है यहाँ मैदान ज़्यादा है, तो एक्चुअली जो पश्चिमी साइड है तो सर नीचे बर्फ जो होती है नीचे ज़्यादा। तुम्हारा कथन सही है, तुम्हारा कारण सही है। अच्छा ठीक है, दूसरी तरफ से पूछें, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी पूर्वी हिमालय में? पश्चिमी हिमालय में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, जीव जंतु पेड़ पौधे हरे भरे जंगल, कि पूर्वी साइड वाले में? हाँ पूरी दर्जा क्यों? क्योंकि जो हिमालय एक ढलान का भी निर्भर करता है, जो हिमालय का जब निर्माण हुआ चौड़ापन भी इधर ज़्यादा पड़ जाता है। तो पहले शुरुआत में फर्क है, तुम्हारा कथन तो ठीक है लेकिन कारण तुम बता ही नहीं पा रहे सही से। हाई रेनफॉल देने के कारण ज़्यादा रेनफॉल होगी, ज़्यादा वेजिटेशन प्रोपगेशन होगा, कुछ हद तक पहुँचे और वो ज़्यादा होगा सकते। वही चीज है भाई। देखिए इधर से समुद्र तल की जो समुद्र है उसकी दूरी कम है पूरी तरह से भाई, सीधे उसके बाद सीधे आपने बांग्लादेश क्रॉस किया, तुरंत बंगाल की खाड़ी, वहां से समुद्र की दूरी है कम, और यहाँ से समुद्र की दूरी बहुत ज्यादा है। पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर से देखिए कितना नीचे है समुद्र, गुजरात तक पे जाके मिलेगा समुद्र। तो ये बताओ कि जहाँ से जिस क्षेत्र की दूरी समुद्र से कम होगी वहां पर ज्यादा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी होगी कि जहाँ ज्यादा दूरी होगी? जहाँ कम दूरी होगी भाई, वहीं से पानी वाष्प के रूप में उठा और थोड़ी दूर जाके बरस गया। और दूसरा कारण क्या है भाई, यहाँ बंगाल की खाड़ी से मानसून उठा, ठीक है, मानसून जो है मैंने बताया था कि मानसून जाकर के दो शाखा, जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठेगा दक्षिण पश्चिम मानसून, वो दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक तो घुस जाएगा, वो घुसेगा बांग्लादेश से ऊपर, उधर मेघालय की पहाड़ियों की तरफ, गारो खासी जयंती में जो बारिश करेगा, और एक घुस जाएगा जो आपकी हुगली नदी मुहाना है उससे, जो कि हमारे तरफ भी बारिश करता है पूरा। तो जो शाखा उसकी पूर्वोत्तर भारत में घुस गई मेघालय में, वही शाखा जाकर के कहाँ टकराई? इस पूरे हिमालय के नामचा पर्वत वगैरह से, अरुणाचल प्रदेश में सबसे, और वहाँ पर उसने क्या किया, तो घनघोर बारिश की। मेघालय वगैरह की जो पूरा उधर पे जो मैंने आपको बताया था, डफला मेरी बोर मिश्मी वगैरह सब वो हिमालय तो है। तो ये जो शाखा घुस, अब ऐसा कहे कि वो मानसून ले कहे कि नहीं मैं गारो खासी जयंती नहीं बरस गई, ऐसा तो नहीं, वो तो जाएगा कुछ उधर गारो खासी जयंती में घुस गया। बादल है, बादल को थोड़ा रोक पाओगे, कुछ उड़ते उड़ते नामचा बरवा साइड, पटकाई बुक साइड चले गए, तो उन्होंने खूब वहाँ बारिश की, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए बारिश भी खूब हो रही है, जब बारिश हो रही है सीधी सी बात है कि वहाँ पर क्या होगी, वेजिटेशन ज़्यादा होगा, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ये तो ठीक है। इधर जो है बारिश ज़्यादा होगी, वेजिटेशन ज़्यादा, उधर बारिश कम है पश्चिमी हिमालय में, इसलिए वेजिटेशन कम है। अब देखिए हिम रेखा अगर हम देखें तो ये अगर हम देखते हैं पूर्वी हिमालय के साइड, पूर्वी हिमालय देखें तो भाई उधर चूंकि अब बर्फ भी किस पर डिपेंड करेगी, ज़्यादा बारिश पर। भाई ज़्यादा जहाँ आर्द्रता होगी वहाँ ज़्यादा बर्फ भी तो वहीं ज़्यादा होगी। भाई अफ्रीका बर्फ कैसे बनती है? आर्द्रता पानी से तो बर्फ बनती है, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा आर्द्रता होगी, वहाँ ज़्यादा बर्फ बनेगी। तो अगर हम पूर्वी हिमालय में जाएँ और अगर आपको बर्फ देखना है और आप चढ़ना कम चाहें, आप मुझसे कहें कि सर मैं बहुत कम चढ़ाई चढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे बर्फ भी देखनी है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि आप पूर्वी हिमालय में जाइए। आप सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश से आप हिमालय में चढ़ना चालू करिए, हो सकता है कि आप 4500 मीटर की ऊंचाई पर चढ़े और आपको क्या दिखना चालू हो जाए, बर्फ मिलना चालू हो जाए। तो हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो
मान लीजिए पूर्वी हिमालय में मात्र 4500 मीटर की ऊंचाई पर ही है। वो दैट पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय समुद्र से दूरी इसकी कम है, इससे बारिश ज़्यादा होगी। मैं कह रहा हूँ अगर आप इधर से चढ़ना चालू करें क्योंकि वहाँ पर पानी खूब बरस रहा है तो इससे बर्फ भी उतनी ज़्यादा पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चढ़ना चालू किए, बायोडाइवर्सिटी तो खूब है, लेकिन आप जैसे ही आप 4500 मीटर की, आप ये 4500 मीटर की ऊंचाई है, आप 4500 मीटर की ऊंचाई पर गए तो यहाँ पर आपको क्या मिलनी चालू हो गई? बर्फ दिखनी चालू हो गई। लेकिन अगर आप पश्चिमी हिमालय से चढ़ना चालू करेंगे तो हो सकता है कि आप 5500 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाएं, तब आपको क्या मिलनी चालू? बर्फ। ठीक है, तो हिम रेखा की ऊंचाई कहाँ अधिक है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा नीचे मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर पहुंचने के बाद आपको बर्फ दिखनी चालू हो, पश्चिमी हिमालय होगा ना, क्योंकि वहां बारिश कम हो रही है। ठीक है, तो हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में अधिक है। पूर्वी हिमालय में 4500 मीटर के बाद ही आपको क्या दिखनी चालू होगी? बर्फ दिखनी चालू हो गई। लेकिन यहाँ पर आप 5500 मीटर की ऊंचाई चढ़ेंगे तब आपको बर्फ दिखनी चालू होगी। क्लियर? बायोडाइवर्सिटी कहाँ अधिक होगी? पूर्वी हिमालय में। ग्रीनरी आपको हरे भरे वन कहाँ मिलेंगे? वहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आर्द्रता वहीं। ठीक है, हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कंप्लीट कर लिया जाए। मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कटा फटा दिखाई देता है। पूर्वी घाट बहुत ही कटा फटा अलग अलग रेंजेस के रूप में है। तो जो पूर्वी घाट है इसका जो हमें विस्तार दिखेगा, ये पूरा कहाँ से कहाँ तक दिखेगा? इसका विस्तार, इसका विस्तार दिखता है उड़ीसा से लेकर के और नीलगिरी घाट तक। ठीक है, यहाँ से पश्चिमी घाट आया, ये है नीलगिरी घाट। तो इसका जो विस्तार है पश्चिमी घाट तो पूर्वी घाट का कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा से लेकर के और ये है नीलगिरी घाट। नीलगिरी घाट और नीलगिरी घाट कहाँ पर है? ये तमिलनाडु वाले का। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है पूर्वी हिमालय का, पूर्वी घाट का, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? उड़ीसा से लेकर के नीलगिरी घाट, तमिलनाडु तक। और ये अलग अलग रेंजेस के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ इतना हिस्सा इसका उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर ये वाला हिस्सा तमिलनाडु में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके जो रेंजेस हैं इनको इन राज्यों में अलग अलग नाम से, जैसे कि ये आपकी जैसे हो गई उड़ीसा की बात करें, महेंद्रगिरी 1501 मीटर। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर है जैसे टिक्करपारा है, आसिया है, बहुत सारी है। टिक्करपारा, आसिया, सब अलग अलग रेंजे हैं। आसिया, टिक्करपारा, महेंद्रगिरी। एक ही ध्यान रखना है, महेंद्रगिरी 1501। एक महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की भी रेंज थी जो कि कन्याकुमारी में थी। ठीक, अब ये तो हो गया उड़ीसा। अब आते हैं हम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में। ये पिछले 2018 पेपर में था, ऐसे सिंजी, जवादी, सेवराय पहाड़ियों के नाम दे दिए थे। बोले थे कि जो उत्तर से दक्षिण दिशा में सिंजी, जवादी, सेवराय पहाड़ियाँ थी उसमें। अब जैसे ये वाला जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि ये है नल्ला मल्ला। ये नल्ला मल्ला को नल्ला मलाई भी बोलते हैं। कहीं कहीं तो नल्ला मल्ला लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर नल्ला मलाई लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, जो मलाई वर्ड है, इस मलाई वर्ड को दक्षिण भारत में पहाड़ी को, चोटी को, पहाड़ी को मलाई कहा जाता है। जैसे कि तिब्बत में दर्रे को ला कहा जाता है, चांगला, जलेतला। तो जैसे वहाँ पर दर्रे को ला कहा था, वैसे यहाँ पर दक्षिण भारत में पहाड़ी को मलाई। ये नल्ला मल्ला हो गया, वेलीगोंडा, पालगोंडा। ठीक है, नागरी, ये सब पहाड़ियाँ हो गई आंध्र प्रदेश की। ठीक है, एक पहाड़ी यहाँ पर है इसका नाम देते हैं विशाखापत्तनम की पहाड़ी। विशाखापत्तनम की पहाड़ी, और ये लगभग 1600 समथिंग मीटर है, 1650 मीटर के समथिंग है। और ये पूरे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। विशाखापत्तनम की चोटी पूरे पूर्वी घाट की क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी, ठीक है। ये वेल्लीगिरी बहुत सारी है, ठीक है, वेल्लीगिरी काफ़ी है। अब देखिए, अब हमारे घुसा है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियाँ जैसे कि सिंजी, जवादी, सेवराय, ठीक है, सिंजी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई, ठीक, सिरुमलाई, कौन से नाम बोल रहे हो? नागरकोइल। नागरकोइल मैंने पीछे वाले ना बताया, पश्चिमी घाट को जो यहाँ पर थी नागरकोइल। नागरकोइल पश्चिमी घाट बताया ना मैंने, भूल गया मैं। कार्डवाम के जस्ट नीचे वाली नागरकोइल, ठीक है। नागरकोइल बिल्कुल देखिए इस तरीके से है। अब उसको तुम चाहे पूर्वी घाट में काउंट कर लो, चाहे पश्चिमी घाट में काउंट कर लो। भाई वो नीलगिरी घाट के नीचे का हिस्सा है। अब तुम चाहे उसको कह दो कि भैया हम तो मानेंगे कि पूर्वी घाट का बना हुआ हिस्सा है, और चाहे कह दो कि हम पश्चिमी घाट का बना हुआ हिस्सा मानेंगे, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नागरकोइल कहाँ? तमिलनाडु में, ध्यान देना, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में आपको ध्यान रखना है, ये 3 पहाड़ियाँ ध्यान रखो, सिंजी, जवादी, सेवराय। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। और इसकी याद रखना आपको वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामल्ला, ठीक है। नल्लामल्ला में कुछ जनजातियाँ यहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती है, उसका नाम है मुझे याद आ रहा है। नल्लामल्ला इस पहाड़ी में कुछ पीछे वाली नोट्स है क्या? क्या हो गया? इस पे मैंने कुछ ट्राइबल ग्रुप्स बताए थे यार, मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, वो में आ रहा है कि कौन जनजाति है क्या? नहीं लगा क्या? हाँ, निमाईगिरी में यही पे है, नल्लामल्ला के पास, ये निमाईगिरी। निमाईगिरी में लिखिए ना, कौन और डोंगरा ना, हाँ यही है, ठीक है, कौन और डोंगरा। लेकिन नल्लामल्ला ये लिखा है, निमाईगिरी, ठीक है, कौन और ये निमाईगिरी सब यहीं पे, नल्लामल्ला और ये सब निमाईगिरी सब आसपास ही हैं, ठीक है। यहीं पर एक पहाड़ी है निमाईगिरी, निमाईगिरी, और इस निमाईगिरी पहाड़ी में ही जनजाति पाई जाती है, कोंढ और डोंगरा, ठीक है। ये क्या है? ट्राइबल जनजातियां हैं जो कि इन पहाड़ियों में पाई जाती है, नल्लामल्ला, निमाईगिरी, इन पर, क्लियर। तो ये कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे एक पहाड़ी है इंपॉर्टेंट, शेषाचलम, जो कि क्या है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, शेषाचलम। अब वो शेषाचलम कहाँ पे? ये ध्यान दे जरा, ये पश्चिमी घाट आ रहा है, ये पूर्वी घाट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बीच वाले हिस्से में एक रेंज इस तरीके से फैली हुई है, और इस रेंज को हम कहते हैं शेषाचलम। भाई नीलगिरी घाट के ऊपर की बात हो रही है, नीलगिरी घाट से पहले ही, यहाँ नीलगिरी घाट तो यहाँ बन रही है, नीलगिरी घाट से पहले ही इधर से चला रहा पश्चिमी घाट, इधर से चला रहा पूर्वी घाट। ये जो जाकर के मिल गया कहाँ? नीलगिरी में। उसके पहले एक इस तरीके से पहाड़ी है, ठीक है, वो उसकी अगर हम बात करें कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में फैली हुई है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और उसी पहाड़ी का क्या नाम है? शेषाचलम, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है, क्षेत्र भी है शेषाचलम। ध्यान देना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में फैली हुई है रेंज, नीलगिरी घाट के ऊपर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में फैली हुई है, और उसका नाम है शेषाचलम, ठीक है, जो कि भाई कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अगर हम कहें तो फैली हुई है। आधी कर्नाटक में है, आधी आंध्र प्रदेश में है, और कुछ हिस्सा उसका तेलंगाना में आता है, ठीक है। अब रेंज ऐसा तो नहीं कि रेंज इतनी सी होगी, रेंज किलोमीटर की होगी, तो भाई 300 किलोमीटर की रेंज है ये। तो ये कुछ हिस्सा कर्नाटक में, कुछ तेलंगाना में, कुछ आंध्र प्रदेश में है, और पूरी रेंज का क्या नाम है? शेषाचलम, क्लियर। तो शेषाचलम क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। चलो, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। कुछ इसकी हमने फैक्चुअल चीजें भी देख ली पश्चिमी घाट की। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। चलिए, थैंक यू।